फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टैक्स इनवॉइस होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आपको टैक्स इनवॉइस के बारे में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके बेसिकली क्या है टैक्स इनवॉइस वो देखते हैं। तो नॉर्मली एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लायर विल इशू द इनवॉइस टू द रिसिपेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, जब एक सप्लायर जो है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है तो उस टाइम जो है वो एक इनवॉइस इशू करता है। इनवॉइस जो है एक ऑफिशियल पेपर होता है, ठीक है। तो जो है इनवॉइस इशू करता है सप्लायर, किसको? टू द रिसिपेंट को। रिसिपेंट मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करेगा उसको। तो क्या लिखा है कि इन द इनवॉइस द डिटेल ऑफ द गुड्स, मतलब इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो गुड्स की डिटेल होती है, रेट की डिटेल होती है कि क्या रेट है, वैल्यू कितनी है गुड्स की, क्वांटिटी कितनी है गुड्स की, डिस्काउंट कितना दे रहा है सप्लायर रिसिपेंट को, ठीक है। नेम ऑफ द सप्लायर, क्या नाम है सप्लायर का, रिसिपेंट का क्या नाम है जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करेगा, एड्रेस क्या है उसका, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा उसे, कंडीशन ऑफ पेमेंट आर शोन कि भाई इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देगा या लमसम अमाउंट देगा, क्या कंडीशन रहेगी पेमेंट की। तो ये जो है इनवॉइस में रिटर्न होता है सब कुछ, ठीक है। नाउ अब जरा बात कर लेते हैं टैक्स इनवॉइस की। अभी तो हमने पढ़ा कि इनवॉइस क्या होता है, अब हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस की, ठीक है। तो ये जो आता है हमारा सेक्शन 31 में आता है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत। तो पहला पॉइंट जो है इसमें क्या दे रखा है कि टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड। मतलब जब सप्लायर जो है गुड्स जो है सप्लाई कर रहा है और वो जो गुड्स हैं उनकी अमाउंट टैक्सेबल है, यानी कि वो टैक्सेबल गुड्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो है 50,000 से ऊपर की अमाउंट के जो भी गुड्स होते हैं अगर वो सप्लाई करते हैं तो वो टैक्सेबल गुड माने जाते हैं जीएसटी के अंदर। तो टैक्स इनवॉइस जो है इशू कौन करता है? सप्लायर इशू करता है, ठीक है। तो इसको जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला है ए, सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, ठीक है, कि हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। अदर देन मतलब कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं हो रही है, लगातार कोई सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। और एक जो है हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे बी, जिसमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के बारे में होगा। तो सबसे पहले जो है हम उस सप्लाई की बात करेंगे जो गुड्स की हो रही है, जो कॉन्टिन्यूअसली नहीं होती, लगातार नहीं होती वो सप्लाई, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के तहत आता है। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जो है दो भागों में डिवाइडेड है कि वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड या फिर वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि या तो सप्लाई जो है हो रही है उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, यानी कि एक गुड्स को जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर। और यहाँ पे क्या है कि जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली आज हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या है ये विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या दे रखा है कि अगर जो है सप्लाई होती है गुड्स की, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, तो क्या होगा? तो ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन shall issue a tax invoice showing description, quantity, value of goods। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि सप्लायर भी आप इसे बोल सकते हो, जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, वो क्या करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, शोइंग डिस्क्रिप्शन, जिसमें क्या होगा कि
पूरा डिस्क्राइब करेगा वो क्वांटिटी गुड्स की वैल्यू कितनी है, टैक्स कितना चार्ज हो रहा है और अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स यानी कि और भी कई सारी बातें। बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, यानी कि या तो गुड्स की सप्लाई से पहले या गुड्स की सप्लाई के टाइम पर टू द रिसिपेंट, यानी कि रिसिपेंट को जो है वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम जरा। तो एग्जाम्पल में हमसे क्या बोल रहा है कि आरके इंडस्ट्रीज जो है फरीदाबाद में एस्टेब्लिश्ड है, ये जो है सप्लाई करती है गुड्स। कब कर रही है जी? 2 अगस्त को कर रही है। किसको कर रही है? टू पंजाब इंडस्ट्रीज जो कि दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, उनको कर रही है। तो आरके इंडस्ट्री नीड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, तो आरके इंडस्ट्रीज जो है उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा या तो 2 अगस्त से पहले या 2 अगस्त को। ठीक है, ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं कि वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी हमने किसकी बात करी थी कि वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब हम किसकी बात करेंगे? वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसके बारे में क्या बोल रहा है कि अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग डिस्क्रिप्शन। ये तो अभी हमने पढ़ा कि भाई टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू करेगा, इसके अंदर भी जो है इशू होगा टैक्स इनवॉइस, जिसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा, गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स की वैल्यू, ठीक है, कितना टैक्स चार्ज हो रहा है उस पर, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, ठीक है, टू द रिसिपेंट। अब इसके एग्जाम्पल की जरा बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में? मिस्टर ए एग्री टू सेल हिज गोडाउन इन मुंबई टू मिस्टर बी ऑन 13th Feb 2018। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मिस्टर ए है वो उसका एक गोडाउन है मुंबई के अंदर, जिसको वो मिस्टर बी को सेल करने के लिए एग्री हो जाता है। कब? 13 Feb 2018 को। ठीक है, तो देयर इज अ सेपरेट एग्रीमेंट एंटर्ड बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर द सेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर विद इन द गोडाउन ऑन 16th Feb 2018। इसका क्या मतलब हुआ कि एक और एग्रीमेंट होता है, वो अलग से होता है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, कि भाई जो गोडाउन के अंदर रेफ्रिजरेटर पड़ा है उसको भी जो है सेल करा जाएगा गोडाउन के साथ ही, और वो जो एग्रीमेंट है वो 16th Feb 2018 को होता है। फिर क्या होता है कि मिस्टर ए हैंड्स ओवर द पोजेशन ऑफ गोडाउन एंड द रेफ्रिजरेटर ऑन 20th Feb 2018। इसका क्या मतलब हुआ कि मिस्टर ए ने फिर क्या किया? 20 फरवरी 2018 को गोडाउन और रेफ्रिजरेटर दोनों चीजें जो है मिस्टर बी को हैंड ओवर कर दी। तो इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ कि जो रेफ्रिजरेटर है विल बी कंसीडर्ड टू बी डिलीवर्ड टू 20th Feb 2018। जो रेफ्रिजरेटर है उसको भी हम डिलीवर्ड मानेंगे 20 फरवरी 2018 को, विच विल ऑल्सो बी द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। ठीक है, अब हम जरा बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 4। पहले हमने क्या पढ़ा कि सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, जिसमें जो है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड नहीं था। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें क्या बोल रहा है कि गुड्स की जो सप्लाई है वो लगातार हो ही रही है। ये जो है सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 के तहत आता है। क्या लिखा हुआ है कि वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। इसका ये मतलब है कि जो अकाउंट्स है वो लगातार जो है स्टेटमेंट हो रही है, लगातार पेमेंट्स हो रही हैं इसमें, क्योंकि लगातार सप्लाई हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि लगातार पेमेंट भी होगी। तो द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड। मतलब इनवॉइस जो है वो भी इशू होगा, या तो पहले होगा या फिर एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड, मतलब जब भी वो स्टेटमेंट इशू होगा तब। और ऐसा केस में भी, और जैसा भी केस होगा, ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड, जैसे जैसे पेमेंट रिसीव होगी वैसे वैसे इनवॉइस भी जो है वो इशू किया जाएगा। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं सर्विसेज की। अभी तो हमने बात करी गुड्स की, अब हम बात करेंगे सर्विसेज
की कि टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है बाय अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। तो ये भी जो है दो भागों में डिवाइडेड है। पहला क्या है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहले हमने गुड्स के बारे में भी यही पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, और जो सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्टिन्यूअस है ना। अब हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, तो ये भी जो है अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की। तो इसके बारे में क्या गिवन है कि अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शेल बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कहने का ये मतलब है जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि जो सप्लायर है, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के तहत अंदर, तो या तो वो जो बिफोर सर्विसेज मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले या फिर बाद में, लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के 30 दिनों के अंदर अंदर जो है। और यहां पे एक बात और कही गई है कि 45 days इन केस ऑफ इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज। मतलब 45 days जो है इन स्पेशल केसेस में भी, इन स्पेशल केसेस के लिए जो है 45 days की जो है लिमिट रखी गई है। तो जो है इशू करेगा टैक्स इनवॉइस जो सप्लायर है, ठीक है। फिर शोइंग डिस्क्रिप्शन, जिसमें सब कुछ डिस्क्राइब करेगा, वो वैल्यू डिस्क्राइब करेगा, टैक्स कितना पेएबल है वो भी डिस्क्राइब किया जाएगा उस टैक्स इनवॉइस के अंदर, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, और जो भी अलग अलग मतलब जो भी इससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स यानी कि बातें हैं वो भी लिखी जाएंगी। अब जरा इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि एबीसी मैन पावर लिमिटेड एक कंपनी है, प्रोवाइड करा रही है मैन पावर सर्विसेज, यानी कि मैन पावर यानी कि लोगों की सर्विसेज टू XYZ, यानी कि कुछ उन्होंने पर्सन्स भेजे, मैन पावर भेजी अपनी, किस लिए? फॉर देयर ट्रेड फेयर एग्जीबिशन। मतलब XYZ को जो है, XYZ लिमिटेड कंपनी को जो है एबीसी मैन पावर लिमिटेड ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, किस लिए? ट्रेड फेयर एग्जीबिशन एक उनका ऑर्गेनाइज हो रहा है XYZ का दिल्ली में 10 अक्टूबर को। तो फिर एबीसी मैन पावर लिमिटेड क्या करेगा? नीड्स टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, उसको जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। 30 days ऑफ सप्लाई मतलब जब सप्लाई करी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसको जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दैट इज ऑन और बिफोर 9 नवंबर। कहने का ये मतलब है कि अगर 10 अक्टूबर को सर्विसेज प्रोवाइड करी तो 9 नवंबर से पहले या 9 नवंबर तक जो है टाइम होगा टैक्स इनवॉइस इशू करने का। अब जरा बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। जैसा कि हमने पहले कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा था, अब हम कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है हमारा सेक्शन 31 सब सेक्शन 5 में आता है। तो एज पर सेक्शन 233 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, इसमें हमें क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है वो हमारे सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 में सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो है दिया गया है। इसका मतलब है मीन्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एग्री हुए हैं, ठीक है, या फिर प्रोवाइड जो है करने के लिए जो है एग्री हुए हैं या फिर प्रोवाइड कर दी गई है। ये जो है हमारा सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 में आएगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि कॉन्टिन्यूअसली और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूअसली होगी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months, यानी कि 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पेमेंट है वो पीरियोडिक होगी, ठीक है, ऑब्लिगेशन यानी कि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होगा कि पेमेंट इतने पीरियोडिक जो है पीरियोडिकली देनी है, चाहे वो 1 month के बाद हो, चाहे वो एज द केस में भी जो भी वो डिसाइड करेंगे उसके तहत। एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। इसमें जो है
सर्विसेज जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो है तहत भी हो सकती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि एज पर सेक्शन 31, जो सेक्शन 31 है इनवॉइस का, शैल बी रेज्ड एज पर द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो इसके क्या कुछ प्रोविजंस हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोविजन है वो क्या दिया गया है कि वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है, तो जो है क्या होगा, तो वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या होगा, द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, कि जो इनवॉइस है यानी कि टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू किया जाएगा या तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को या फिर जो भी ड्यू डेट है पेमेंट की उसको, उस मतलब उस डेट को, या फिर जो है उससे पहले। नाउ द सेकेंड प्रोविजन इज वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ड्यू डेट जो है वो गिवन नहीं है पेमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या होगा, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव्स द पेमेंट, तो जो है या तो उससे पहले पेमेंट से या फिर जब सप्लायर जो है पेमेंट रिसीव कर रहा है उस दिन जो है वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोविजन इज वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अगर कोई पेमेंट जो है उसका लिंक किसी इवेंट के पूरा होने पर है, यानी कि कोई इवेंट पूरा होगा तब पेमेंट मिलेगी, तो क्या होगा, तो वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, यानी कि उस इवेंट के पूरा होने से पहले या फिर उस जब वो इवेंट पूरा होगा उस दिन जो है वो टैक्स जो इनवॉइस है वो इशू किया जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। क्या है, सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, की अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो वो जो है कॉन्टिन्यूसली होती है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि आर्के इंडस्ट्री एंटर्ड इनटू एन एएमसी फॉर देयर कंप्यूटर्स विद नेटकॉम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि जो आर्के इंडस्ट्रीज हैं नेटकॉम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट करती है 1 साल का, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर सेड सर्विसेज हैड टू बी मेड ऑन 10th अप्रैल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है पेमेंट जो है वो 10 अप्रैल को की जाएगी। सिंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटकॉम सर्विसेज लिमिट टू आरके इंडस्ट्री इज ए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब कि जो सर्विसेज जो है वो नेटकॉम कंप्यूटर सर्विसेज जो है आरके इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेगा वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी। एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो पेमेंट है वो 10th अप्रैल को होगी, तो ये जो है पेमेंट जो है असरटेनेबल है कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि दी गई है। नेटकॉम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड हैड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस ऑन और बिफोर सच डेट, यानी कि 10th अप्रैल, तो 10th अप्रैल से पहले भी वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती है या फिर 10th अप्रैल को भी इशू कर सकती है। नाउ कुछ लास्ट टॉपिक जो है हमारा टैक्स इनवॉइस का वो क्या है कि पर्टिकुलर्स ऑफ ए टैक्स इनवॉइस, कि क्या क्या टैक्स इनवॉइस में जो है लिखा जाएगा। रूल 46 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत वो पर्टिकुलर्स देख लेते हैं। तो क्या गिवन है कि अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली जो टैक्स इनवॉइस है वो इशू किया जाएगा यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, उसमें जो है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो है वो होंगे, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो है सप्लायर का जो नेम है वो लिखा जाएगा, एड्रेस उसका लिखा जाएगा, उसका GSTIN नंबर यानी कि GST आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लिखा जाएगा। अ कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, यानी कि एक उसका जो सीरियल नंबर है जो कि 16 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर यानी कि यूनिक नंबर होगा वो। डेट ऑफ इट्स इशू, जब वो इशू कर रहा है उसकी डेट। नेम, एड्रेस एंड GSTIN इफ रजिस्टर्ड ऑफ द रिसिपेंट,
यानी कि जो रिसीव करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका GSTIN नंबर, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, और जो है रेसिपेंट का नेम, एड्रेस, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ये लिखा जाएगा, ठीक है। इफ सच रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, अगर वो रेसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रिसीव कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड वेयर द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इज 50,000 रुपीज और मोर, यानी कि अगर जो है बंदा जो रिसीव कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज जो वो रिसीव कर रहा है उसकी वैल्यू जो है 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, तो जो है रेसिपेंट का भी नेम एंड एड्रेस जो है वो जो है पर्टिकुलर में लिखा जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और GST के और भी टॉपिक्स के लिए जो है आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर जो है देख सकते हो। थैंक यू सो मच।